कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचने देती, लेकिन यहाँ पर वो खुद जाती है, अपने कदम क्लिनिक तक ले जाती है और फिर अपने गर्भ में जो बच्ची पल रही होती है उसका कत्ल कर देती है। जी मैं इस बारे में ज़रूर ये कहना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम महिलाओं को देखें तो महिलाओं का संवेदनशीलता से, प्रेम से, स्नेह से यदि हमने उनके व्यक्तित्व को जोड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए महिला वीरांगना भी है और महिलाएं के अंदर एक बहुत शक्ति है। महिलाएं बहुत से बड़ी चीज से बड़ी सहन कर सकती हैं और हमारे शास्त्र सम्मत ये भी लिखी गई चीजें हैं कि महिलाएं पुरुषों से 8 गुना ज्यादा साहसी भी होती हैं। आप उसका वो पक्ष भी देखिए। और दूसरा ये है कि वो अपने पूरे जीवन में यदि उसने हमेशा प्रताड़ना झेली हो, एक व्यक्ति, मैं ये खुद मानती हूँ कि महिलाओं की ऐसी सोच होती है। पहली बात तो त्याग करने की सोच भी महिलाओं की बहुत बड़ी है। महिलाएं जब ऐसा कोई कदम उठाती हैं तो उनके मन के अंदर कोई अपराध या वो किसी को मर्डर करने जा रही हैं, ये भावना कभी नहीं होती है। उनके मन में भावना ये होती है कि मैं एक बच्ची के जीवन को बचा रही हूँ उन परेशानियों से जो या तो मैंने देखी हैं या मेरे परिवार ने किसी ने अन्य देखी हैं। वो कहती हैं कि जलाकर 21 साल 22 साल की लड़की को 100% जलाकर मार देने वाली शक्ल देखने से बेहतर है कि आज ही ये ना रहे। ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। तो महिलाएं ऐसी चीजों से प्रेरित होती हैं और वे सोचती हैं। जहां तक ममता का गला घोटना है, महिलाओं जितनी सहन शक्ति तो किसी में भी नहीं होती है और महिलाएं ऐसा कर्म करती हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से भी गुजरती हैं। अगर उनका परिवार भी उनको दबाव देकर के वो करवाता है इस तरीके का काम, तब भी वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर जाती हैं। लेकिन महिलाओं के अंदर एक जैविक जो गुण है। जी, आपको रुकना चाहेंगे इस बीच। तो सुशीला शर्मा हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हैं। सुशीला शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा में। जी सुशीला शर्मा जी, महेंद्रगढ़ से हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं। वो आंकड़े ये हैं कि करीब 10 गांव में पिछले 6 महीनों में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई है। बेटियों को पैदा होने से पहले गर्भ में ही मारा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? ये आपके पास 6 महीने के आंकड़े हैं, लेकिन आप क्या मुझे ये बता सकती हैं वहाँ कितनी महिलाएं गर्भवती हैं अभी? अभी का तो कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, सीएमओ की रिपोर्ट है, उनके हवाले से हम आपको बता रहे कि ये करीब 10 गांव है जहां पर आंकड़े हमें बताते हैं कि पिछले 6 महीने में वहां पर लड़के तो पैदा हुए, बाकायदा पैदा हुए, लेकिन लड़की नहीं पैदा हुई। और वहां पर डीसी साहब भी बोलते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है जो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से लिंग जांच में लगा हुआ है। यदि डीसी साहब ने इतनी बड़ी बात कही है तो उनसे आप ये पूछना चाहिए था कि उन्होंने उस रैकेट को पर्दाफाश करने के लिए, उस रैकेट को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। वो कह रहे हैं कि अभियान चलाएंगे, पुलिस की तरफ से भी कहा जाए कि अभियान चलाएंगे, कुछ दिनों में उनका अभियान शुरू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने जब भी पीएनडीटी की जब भी स्टेट की मीटिंग हुई है, हम लोगों ने इस बात को उठाया है कि आसपास के जो हमारे 5 राज्य हैं जो हमारे साथ लगते हैं, वहां से मोबाइल वैन्स आती हैं और आजकल तो मोबाइल आपके अल्ट्रासाउंड्स के भी जो है इक्विपमेंट वो आ रहे हैं जो घरों में ही आके सब काम कर देते हैं। जी जी। और हमें सबसे पहली बात है मानसिकताओं को बदलना होगा। आज सरकार ने बहुत सी लड़कियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, उनको शिक्षा का, उनको आर्थिक आधार देने का, उनकी सुरक्षा के लिए भी आज हमारे यहाँ महिलाओं की भर्ती की जा रही है पुलिस के अंदर। पुलिस को भी संवेदनशील बनाया जा रहा है कि वो कम से कम समाज के प्रति एक संवेदनशील रवैया अपनाते हुए वहाँ काम करे। और यदि इस तरह की कोई घटनाएं हमारे यहाँ, हमने जो आशा हमारा कार्य कर रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उनकी भी ड्यूटीज लगाई हैं कि जो भी महिलाएं गर्भवती हैं वो उनका पता करें और हर महीने उनकी रिपोर्ट लेते रहें। यदि किसी का मिसकैरेज हुआ है या हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्या कारण रहा है, या कोई इस तरह का कोई लिंग परीक्षण हुआ है और उसके बाद उसका ये कार्य हुआ है। लेकिन आपको ये बता दें, जो रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने भी भेजी वहां से, उनका ये कहना है कि जिन गांव की हम बात कर रहे हैं, इन गांव में हालात ऐसे हैं कि लंबे वक्त से यहाँ पर शादियां नहीं हुई। अगर शादी तो 1-2 लड़के की शादी हुई है, अब शादियां कहाँ से होंगी? अगर लड़कियों को गर्भ में ही मारा जाता रहा तो हालात यही होंगे, फिर बलात्कार ही होंगे। फिर लड़कियों की शादी गांव में तो ये वैसे भी नहीं करते हैं कि वहाँ शादी नहीं हो रही है, लेकिन आसपास के गांव हैं, ये बहुत से गांव हैं जहाँ की शादी हो सकती है। यदि आज आपने ये मुद्दा उठाया है और इतनी बड़ी बात है तो हम अपनी तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग को,
हम हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग को जरूर से इस बात के लिए पूछेंगे और उनसे हम राय भी लेंगे कि किस किस तरह के वहाँ कदम उठाए गए हैं। वहाँ का जिस भी तरह का, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारी आशा वर्कर्स हैं, चाहे हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, वो किस तरह से वहाँ अपना कार्य कर रही हैं। लेकिन सुशीला शर्मा जी, जब आप उन लोगों से बात करेंगे तो उन लोगों का एक ही जवाब आगे से आता है कि आर्थिक हालात वहाँ पर बहुत बदतर है, लड़की को पैदा करो, पाल पोस कर बड़ा करो, फिर उसको दहेज दो। ऐसी कंडीशन में वो लोग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता उनके पास बचता नहीं है, एक यही हथियार है जिसका वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्या करें? हम अपने हिसाब से जाके भी वहाँ की जमीनी हकीकत को भी देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ किस तरह का है, क्योंकि यदि इस तरह की कोई बात है कि वो आर्थिक आधार पे ऐसा कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज समाज के अंदर सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, बच्चियों के पैदा होने के लिए, जब वो गर्भ के अंदर है तब से उसकी माँ की जननी सुरक्षा के नाम से भी हमारे यहाँ योजनाएं शुरू की गई हैं। उसके पैदा होने पे, उसकी स्कूलिंग पे, उसके पढ़ाई पे, इवन विदेश तक भी यदि वो जाना चाहती है तो वहां तक के लिए भी उन्होंने उसके लिए प्रावधान किया है। इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई ऐसी बात है तो हम जरूर से इसके ऊपर कदम उठाएंगे और फिर बात करेंगे। और ये स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, ये भी ध्यान रहे कि स्वास्थ्य मंत्री गृह जिले में अगर इस तरह के आंकड़े आते तो बिल्कुल ध्यान देना होगा कि सच्चाई इनकी जाननी बहुत जरूरी है। जमीनी धरातल पर क्या चल रहा है ये भी देखना जरूरी है। PCN PNDT उसमें मीटिंग में उठाया गया था और अब हम फिर से इस बात के बारे में जरूर से करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी भी खुद संज्ञान लेंगे इस बात पे कि यदि इतनी बड़ी बात वहां से आई है तो ये किस तरह से निकल के आई है और कहाँ कोताही हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशीला शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमें दी। और लड़कियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है ये बड़ा मसला है प्रदेश में। इस वक्त लोगों की सोच बदलना जरूरी है। जो दकियानों की सोच हम बात करें कि लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली है, तमाम कोशिशें की गई सरकार की तरफ से, लेकिन समाज में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सोच बहुत बड़ी बात है। कानून बनाए जाते हैं, हमारी तीनों विशेष मेहमान भी कहते हैं कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन सोच जब तक नहीं बदलेगी हालात भी नहीं बदलेंगे। और अब जानेंगे प्रदेश की जनता क्या कुछ कहती इस मसले पर। सभ्य समाज के लिए कन्या भ्रूण हत्या किसी भी सूरत में मान्य नहीं हो सकती। और जो बेटियां हैं वो शरीर नहीं एक आत्मा है, त्याग और समर्पण की देवी हैं जो पूरे परिवार को बांध के रखती हैं। लेकिन आज समाज में जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ उनकी सुरक्षा किसी भी सूरत में सरकार नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ा कारण है कन्या भ्रूण हत्या होने का। प्रदेश में जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है इसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो लड़कियों के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं है और इतने बुरे बुरे कांड हो चुके हैं तो इसलिए पेरेंट्स भी डरते हैं कि बेटी अगर जन्म लेगी तो उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज हर गांव में और हर शहर में कहीं भी लड़की सुरक्षित नहीं है। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं ये इतना पाप, ये तो मतलब एक दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और जो डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हैं अमीनोसेंटेसिस करने में, उनकी जांच करने में, ये और भी शर्मनाक बात है कि वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए वो इतना बड़ा पाप का के सहयोगी बन रहे हैं। ये बहुत गलत काम हो रहा है, ऐसे करना नहीं इनको चाहिए। सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए इसके मामले में। कन्या ही तो माँ बाप का सहारा होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या एक महापाप है, अभी इसे हमें आगे बढ़कर रोकना चाहिए। ये कन्या बेटियां ही हैं जो आज के आगे कहां से कहां बेटी पहुंचेगी। बेटी ही हमारा असली सहारा है। हम भी किसी की बेटियां हैं, इसलिए हमें बेटियों को कोई हत्या होने से रोकना चाहिए। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी जो कन्या भ्रूण हत्या है वो अपनी चरम पर है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है वो अब भी बीमार है। और इस बीमार मानसिकता को दूर करने के लिए हमें जागरूक करना होगा, लोगों को जागरूकता अभियान चलाने होंगे। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसके लिए सख्त से सख्त जो है वो सजा का प्रावधान किया जाए। तो सर इसके बारे में ये है कि एक्चुअली एक साइड तो हम कन्याओं को पूजते हैं, जैसे माताओं के रूप में हो गया या कंजक के रूप में हो गया सर, और दूसरी साइड ऐसी कोई घटना वो भी हरियाणा जैसे शहर के अंदर जहाँ पे कि जो एक तरह का धर्म क्षेत्र है, तो वहाँ पर ऐसी कोई घटना होती है तो सर मेरी नज़र में तो सर बहुत ही बुरा व्यवहार है ये कन्याओं के साथ। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अगर इसमें हरियाणा में ऐसे काम होने शुरू हो गए, पहले आज के कुछ 20-30 साल पहले कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब भी हम तलाश रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेनू पहल मलिक जी भी बनी हुई है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता ने भी डॉक्टर एक बात कही कि मोबाइल वैन आ गई है जो एक जरिया बन के लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर वो मदद करती हैं लिंग जांच में।
क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी सरकार ने कुछ PNDT जो एक्ट है उसमें बहुत सख्ती से जो मोबाइल वैन, जैसे पहले कोई भी अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन को लेके और मारुति वैन में या जिस भी गाड़ी में उसके पास जो भी गाड़ी होती थी उसमें रख के वो चला जाता था। लेकिन अभी 2012 में हमारी अमेंडमेंट्स आई हैं जिसके अंदर वो किसी आम गाड़ी में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं रख सकता या रजिस्टर नहीं करवा सकता। उसके लिए उसको सारी मेडिकल सुविधाएं उस गाड़ी के अंदर होंगी, तभी उसका CMO वहां के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो वैन उसी एरिया में या उसी जिले के अंदर चला सकते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जा सकती। लेकिन मुझे जहां तक पता चला कि पीछे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने एक रेड भी की है, ऐसा उनको मालूम पड़ा था नारनौल एरिया में, तो उसके लिए वो उन्होंने जब रेड किया, जब ये आपने सुना कि अभी, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे तो वहां से वो डॉक्टर वहां से भाग गया सतनाली एरिया के अंदर। लेकिन हमारी भी यहाँ से हिदायतें बार बार उनको कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, या जहां से भी हमें खबरें पता चलती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे हमारा टोल फ्री नंबर 102 है जिसके ऊपर कोई भी, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी या आम आदमी कोई भी कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट उस जिले के CMO को फॉरवर्ड की जाती है और उसके ऊपर एक्शन के लिए बोला जाता है और एक्शन उससे मांगा जाता है। तो जैसा पहले जितनी ये सुविधा थी कि मोबाइल वैन कहीं भी घूमती थी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आज नहीं घूमती होंगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ हद तक तो रोक जरूर लगी है। जितनी फ्रीली वो पहले हर कोई आदमी उठा के अपनी वैन में रख सकता था, वो आज के दिन नहीं रख सकता। दूसरी बात है कि जो आज पोर्टेबल मशीन, जिसको कि हम गाड़ी में उठा के आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको पहले हर किसी क्लिनिक में रखा जाता था। लेकिन जब से 2012 में अमेंडमेंट आई है, सिर्फ वही जहाँ पे इंडोर और सिक पेशेंट जो कि अपने बेड से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, वहीं पे वो पोर्टेबल मशीन अलाउड है। उस पोर्टेबल मशीन का ही मोबाइल वैन में मिसयूज होता है, अगर होता है तो उसके लिए हमारे सभी CMOs को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सख्ती से हिदायतें दी गई हैं। बल्कि स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड मीटिंग जो अभी सुशीला शर्मा जी ने बोला है, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया और उसमें बड़ी सख्ती से ये हिदायतें दी गई थी। और मैं भी उस मीटिंग में थी, CMO हेल्थ मिनिस्टर साहब गए हुए थे, 5 अप्रैल को नारनौल के अंदर मीटिंग की गई थी अभी 2013 के अंदर, जिसमें कि सारे डिस्ट्रिक्ट में DCs को, सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के, प्राइवेट डॉक्टर्स को, NGOs को, मीडिया को, सभी को संबोधित किया गया था और ये बताया गया था कि जिस किसी को भी ऐसी सूचना मिलती है वो आके हेल्थ डिपार्टमेंट को बताएं, उस पे एक्शन इमीडिएट होगा। और जहां वहां इवन यहाँ तक भी कहा गया था कि यहाँ के कुछ मोजिज लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जो कि वो लोगों में देखे कि जहाँ पे ये गलत काम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे, ताकि उसके ऊपर ट्रैक आप करके या डेकोय ऑपरेशन करके उन लोगों तक पहुंच सके और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल। तो लगातार मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अभी कल 14 तारीख को हमने फिर रिव्यू मीटिंग अभी CMOs को बुलाया हुआ है 4 डिस्ट्रिक्ट्स के, सारे प्रोग्राम PNDT के तहत सारा रिव्यू किया जाएगा। तो हमारे डायरेक्टर PNDT भी 3-4 बार नारनौल उस एरिया में गए हैं ये देखने के लिए कि जो हमारी कार्रवाई है, CMOs जो कर रहे हैं वो कार्रवाई कैसी चल रही है, कैसे एक्शन हो रहे हैं, उनका रिव्यू किया जाता है, उनके ऊपर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। हर चीज को, स्थिति को देखते हुए बार बार हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस और विजिट्स की जा रही हैं। जी, लेकिन इस बीच हम जानना चाहते हैं डॉक्टर, इस बीच सुनीता धारीवाल जी हमारे साथ जुड़े। धारीवाल जी, जिस देश में औरत के त्याग की और ममता की दुहाई दी जाती है, उस देश में बेटियों को जन्म से पहले ही मारा जा रहा है और बेटियों के पैदा होने पर मातम पसर जाता है, फिर क्या उम्मीद करें कि कुछ बदलेगा? सुदेश, जरूर बदलेगा। सबसे पहले तो अभी मेरी जो मेहमान बात कर रही थी, मैं ये ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपराध जो है समाज के अंदर बिना प्रशासनिक और बिना कोई राजनीतिक संरक्षण के नहीं पनप सकता। सरकार की जितनी ज़्यादा तगड़ी इच्छा शक्ति होगी और अपराध का वहाँ से सफाया, जितना सख्त प्रशासन वो कदम उठाएगा, तो मोबाइल वैन तो बहुत बड़ी चीज होती है, वहाँ पर एक छोटा सा तिनका भी वहाँ पर नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं इनको भी लगता है, डॉक्टर रेणु को भी लगता है कहीं ना कहीं ये की बात हो सकती है, और वही बात सुशीला शर्मा जी ने भी कही कि ये बात हो सकती है, और हमारे संवाददाता भी यही बात कर कि मिली भगत है, ये बात है और ये चेक भी करेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक महिला, कुछ मैं ज़रूर ये साझा कर लूँ क्योंकि ये मेरे पास ऐसी सूचना भी है, मैंने खुद में कई गांव में जाकर के खुद भी देखा भी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती है कि वहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या चलो नहीं हो रही है, लेकिन उसका दूसरा तरीका निकाल दिया कि जब बेटी पैदा हो ही गई है, अगर वो किसी तरीके से गंभीर बीमार पड़ गई है तो उसका इलाज नहीं कराते कि चलो कोई बात नहीं उसको मर जाने दो, उसको सेप्टिक हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको बिना इलाज के घरों में ही उसको मरने की हालत में छोड़ दिया जाता है। ये आजकल का नया प्रयोग है
और जहाँ तक कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ी समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जब महिलाएं कम हैं तो हम बहुत से दूसरे जगह से हम खरीद कर भी लेकर आ रहे हैं। बहुत से बांग्लादेशी माइग्रेंट्स भी हमारे यहाँ पर खरीद करके प्रदेश में आई हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है ये, प्रदेश में आई हैं। और फिर उसके अलावा जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि हमें ये इसके ऊपर लगाम कैसे कसनी होगी, इसमें लगाम हमें अपनी अंतरात्मा में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को हमारे अंदर हमें झांकना है, हमें कहीं बाहर नहीं झांकना, अपने अंदर झांकना है। क्या मैं दहेज नहीं लूंगी, क्या मैं दहेज नहीं दूंगी? और मुझे सबसे पहला तो है इसके मूल कारण जो है कि उनकी सोच बदल दीजिए। कि सबसे पहला तो ये है कि महिलाएं वंश चलाएंगी। अरे आपने दादा परदादा उसके आगे का तो नाम ही किसी को याद नहीं रहता, अब आगे वंश की क्या बात करेंगी। फिर दूसरी बात यह है कि बेटियां यदि पैदा होती हैं तो वो भी माँ को तो उतनी प्यारी होती हैं जितने बेटे होते हैं, लेकिन अगर हम उनको अच्छा शिक्षित करें कई तो महिलाओं में हर जहाँ पर बेटियों को बेटों से ज्यादा तरजीह देते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन हम एक तबका अभी भी ऐसा रहता है जिसकी सोच बदलनी जरूरी। डॉक्टर और वीना रानी अभी हमारे साथ बनी, उनसे भी वक्त की कमी, एक सवाल कर लेते हैं। वीना जी, उम्मीद जगी है, अगर यहाँ पर 4 महिला बैठ के इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है तो बिल्कुल महिलाओं में शक्ति जरूर है और ये आवाज पहुंचेगी और कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर, हालात बदलेंगे प्रदेश में। हम भी यही उम्मीद आज यहाँ से करके जाएंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि किस तरह से हालात बदल सकते हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? सरकार कानून बना देती है, प्रशासन लगा होता है, कहीं कहीं मिली भगत की खबर भी आती है, लेकिन और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, जो कानून बना दिए हैं हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, हमें कोशिश जारी रखनी पड़ेगी, महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा, कॉलेज स्कूलों में जाके बच्चियों से बात करनी होगी और उनको जागरूक करना होगा कि किस तरह से हम एक बोल्ड होके अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, और पंचायतों में भी जाकर महिलाओं को जागरूक करना होगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कि ऐसे एक्ट बना दिया उससे कुछ नहीं हो रहा, तो हमने ऐसे मायूस होकर नहीं बैठना है और हमें कोशिश जारी रखनी है। उसका परिणाम कुछ टाइम के बाद हमें जरूर मिलेगा, हमें संघर्ष करना होगा। बिल्कुल, और आप तीनों हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालात बदलेंगे, हम भी उम्मीद करते